दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेरियस रेगुलेशंस और एक्ट्स के थ्रू इंडिया को रेगुलेट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक कच्ची पक्की नींव रखी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसकी डिमांड सबसे पहले किसने रखी थी, उसके कॉम्पोजिशंस क्या क्या थे, वर्किंग उसकी किस तरीके से होती थी एंड उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई गई थी। Hello everyone, I welcome you all to Unite Education and this is the third video in the series of Indian polity. So let's start with our lecture. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने रखी थी। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसकी डिमांड रखी थी। अब एम.एन. रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके ये एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले डिमांड रखी थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक डिक्लेरेशन किया था जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फ्रेम किया जाएगा वो विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस होगा। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे थे कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होंगे, हम खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और यही बात उन्होंने अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में कही। ये जो अगस्त ऑफर है ये एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, बिकॉज यहाँ पे जो डिमांड थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक तो बहुत लेजिट थी, प्लस यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मजबूरी भी हो गई थी इस डिमांड को मानना। क्यों? क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत सारे झूठे आश्वासन दिए थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या फिर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने में, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया था। उसके बाद में इंडिया के जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, जब 1939 के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन ने बिना इंडिया की परमिशन लिए उसे वॉर में शामिल कर दिया तो सारे इंडियंस ने इसे बॉयकॉट कर दिया, चाहे वो आईएनसी हो या मुस्लिम लीग हो, सब ने इसका विरोध किया। उसके बाद में जब 1940 में अगस्त ऑफर आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे मान लिया और 1942 में एक क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा गया। इस क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, इंडियंस को ये बोला कि हम आपके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद में। वर्ल्ड वॉर तक आप हमारा साथ दीजिए, जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि दूध का जला तो छाछ फूक फूक के पीता है, तो उसी तरीके से इंडियंस ने इस बार बात नहीं मानी ब्रिटिशर्स की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साफ मना कर दिया हम वॉर में शामिल नहीं होंगे। और मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे साथ दिया था। हालांकि मुस्लिम लीग ने एक बार के लिए बाद में कह दिया था कि हाँ हम आपका साथ दे देंगे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया था। तो एक तरीके से ये जो क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था ना, ये फेल हो चुका था। इस मिशन में 3 मेंबर्स थे। फर्स्ट का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि इसके चेयरपर्सन थे, सेकंड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड थर्ड वन इज ए.वी. अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर्स थे, आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो 1946 के नवंबर में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसने कुछ डिसाइड किया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे पूरे इंडियन की पॉपुलेशन को। तो ये यहाँ पे कैसे डिसाइड किया गया था, इसमें इन्होंने टोटल 389 मेंबर्स रखे। किस हिसाब से कि हम 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव को काउंट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 389 मेंबर्स रखे गए। फिर इन 389 को सब डिवाइड किया गया, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया के अंडर में दिए गए एंड 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको दिए गए। प्रिंसली स्टेट्स को यह छूट दी गई कि आप अपने किसी भी एक पर्सन को नॉमिनेट करके डायरेक्ट असेंबली में भेज सकते हैं। बाकी ब्रिटिश इंडिया के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्शन के थ्रू ही असेंबली में आने थे। अब ब्रिटिश इंडिया को भी सब डिवाइड किया गया 2 एरियाज़ में, वो थे 11 गवर्नर्स प्रोविंस और 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंस। 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से तो 4 मेंबर्स हो गए, प्लस जो 11 गवर्नर्स प्रोविंस थे उससे मेंबर हुए 292। तो यहाँ पे टोटल 296 मेंबर्स जो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो यहाँ पे आ गए।
इसके बाद में जुलाई एंड अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए। वो इलेक्शंस ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया की जो सीट्स थी उन्हीं के लिए होने थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स से तो नॉमिनेशन के बेसिस पे असेंबली में उनके रिप्रेजेंटेटिव आने थे। तो जो 296 पे इलेक्शंस हुए उनमें कौन कौन जीता? उनमें 208 सीट मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 यहाँ पे सीट्स मिली मुस्लिम लीग को, और 15 जो सीट्स थी वो वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स या जो भी अदर्स थे उनको यहाँ पे मिली। आई होप आपने इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक अपने सामने खोल रखी है। अगर आप उस बुक में देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 सीट्स के अलोकेशन के बारे में बताता है कि टोटल इतनी सीट्स होगी। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि किस बेसिस पे हम सीट्स अलोकेट करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। फिर आप 5th पॉइंट देखेंगे तो उस 5th पॉइंट के बॉटम में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ पे इलेक्शंस का कॉलम भी आपका यहाँ पे क्लियर होता है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस अभी हमने देखे थे 292 प्लस 4 यानी 296 टोटल ब्रिटिश प्रोविंस थे। उन्हें 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया, एक मुस्लिम, दूसरे सिख्स और तीसरे जनरल। यानी मुस्लिम और सिख्स को छोड़ के जितने भी अदर कास्ट जो भी थी वो सब जनरल कैटेगरी में थी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स आ रहे थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे नहीं आ रहे थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आ रहे थे। कैसे? जो भी मुस्लिम, सिख्स और जनरल कैटेगरी उन्होंने बनाई थी वो वोट कहाँ डालेंगे? वो अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट डालेंगे, ठीक है। और वो वोट भी जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया को फूट डालो राज करो की नीति के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिए थे सबको, तो वो लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्टली। अब वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से वो लोग नॉमिनेट होके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पहुँच रहे थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। और यहाँ पे क्या था? वोटिंग वाज टू बी डन बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक मेथड होता है जो कि इंडिया के अभी प्रेसिडेंट जो भी बनते हैं उसमें भी इसी मेथड को यूज़ किया जाता है। आगे चल के जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में थोरोली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें किस तरीके से वोट डाला जाता है। आगे हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनके जो भी हेड होंगे वो अपने किसी पर्सन को नॉमिनेट कर देंगे कि हाँ आप जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें रिप्रेजेंट कीजिए। हालांकि ये यहाँ पे हुआ नहीं था, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आएंगे। अब वही बात है, मैंने आपको उस टाइम पे भी यही कहा था कि अगर आपको एक एरिया दे दिया जाए कि आपको इसमें राज करना है तो आप उस एरिया को क्यों छोड़ने के लिए तैयार होंगे। वो इस टाइम पे हालत थी प्रिंसली स्टेट्स की। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। यहाँ पे दोनों ही काम हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी इलेक्शन हुआ नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट जो भी इलेक्शन का यहाँ पे तरीका आजमाया गया था उससे इंडियन सोसाइटी के लगभग हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचा। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC, ST, विमेन, सारे सेक्शंस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे थे। यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने आप को शुरू से ही राजनीति से दूर रखा था। उनका सिर्फ इतना ही काम था कि इंडिया को कैसे से आज़ादी मिल जाए। इवन मैं आपको एक बात और बताऊं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को महात्मा गांधी ने डिसॉल्व करने के लिए भी कहा था। जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ना, वैसे ही महात्मा गांधी ने कह दिया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया था इसका पर्पज़ पूरा हो चुका है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन वो सब लोग तो इतना निस्वार्थ होकर काम कर नहीं सकते। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, नहीं INC को तो हम रखेंगे। अगर INC यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती तो जितने भी दिग्गज बड़े नेता थे उन सब की कुर्सी भी यहाँ पे गई हुई थी। तो यहाँ पे INC को डिसॉल्व नहीं किया गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना फीडबैक ये ज़रूर दीजिए जिससे कि वीडियोस को आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सके। अब हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जो unite.educations के नाम से आपको मिलेगा, और टेलीग्राम पे आपको हर एक लेक्चर की फ्री PDF भी अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि असेंबली ने किस तरीके से काम करना शुरू किया। देखिए, असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसमें टोटल 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि हमें मुस्लिम लीग ने तो बॉयकॉट ही कर दिया था। मुस्लिम लीग ने ये बोला कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, इसलिए पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग ने यहाँ पे बॉयकॉट किया। इसे एक मिनी इंडिया नाम दिया गया बिकॉज पूरे इंडिया से 211 मेंबर्स यहाँ पे आए थे। अब सोचिए, इंडिया में इतना वास्ट कल्चर है और उस कल्चर के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव एक टाइम पे एक ही जगह पे पहली बार बैठे हुए थे। सबके अटायर्स अलग अलग थे, लैंग्वेजेस अलग अलग थी, तो इसे मिनी इंडिया नाम दिया गया। पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रही थी। यहाँ पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट पर्सन थे उस टाइम पे असेंबली के अंदर, और ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि आपके जो भी ओल्डेस्ट पर्सन होते हैं, अगर आपका कोई भी परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है तो आप जो भी वहाँ पे सबसे बड़ा है उसे आप प्रेसिडेंट बना दीजिए टेम्परेरी। फिर यहाँ पे सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 में। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे 2। उन 2 के नाम क्या थे? एक तो HC मुखर्जी एंड सेकेंड वन इज TT कृष्णमचारी। ये यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए थे जो कि थे परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बनाए गए जिनका नाम था BN राव। यहाँ पे थर्ड मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 में, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे क्यों हैं, हमारा काम क्या है, हमें ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं थोरोली। तो जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा था कि सबसे पहले हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं, तभी तो हम उस काम को एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आगे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने क्या किया था, इसने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था उसके स्ट्रक्चर के फंडामेंट्स और फिलॉसफी, इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या होगी और उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंट्स होंगे वो क्या होंगे। ठीक है। एंड दिस रेजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। ये एक फैक्ट है जो आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि जो रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसे 22 जनवरी 1947 में यूनानिमसली का मतलब ये होता है कि किसी ने भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ ये बातें ठीक हैं और हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका जो प्रियम्बल का पार्ट है वो पार्ट इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। उसी में हमने चेंजेस किए और प्रियम्बल बना दिया। सबसे पहली बात ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इंडिया आज़ाद है, यानी कोई और इंडिया पे रूल नहीं कर रहा। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद लेगा, कोई भी आउटसाइडर के किसी भी तरह के यहाँ पे प्रेशर में आके यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा इंडिया के द्वारा। यानी इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम करेगा। थर्ड वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी इंडिया का जो भी हेड होगा उसे यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा, ना कि नॉमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, तो उसमें लिखा गया है wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian states and such other parts of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted
इनटू द इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। तो इसमें बेसिकली देखिए, आप इसमें ज़्यादा अंदर आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि जितनी भी टेरिटरी अभी इंडिया की पार्ट है, प्लस जो भी इंडिया का पार्ट बनना चाहती है, कोई भी आउटसाइडर अगर टेरिटरी है वो इंडिया का पार्ट बनना चाहती है, प्लस जो भी इंडिया एक्वायर करता है एज इट्स टेरिटरी, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ नहीं था, तो उस टाइम पे पता नहीं था कि कितनी टेरिटरी किसे मिलेगी। तो वो जो भी पूरी टेरिटरी होगी उसे एक यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। तो इस पॉइंट नंबर 2 में बेसिकली यही बात बोली गई है। अब अगर थर्ड पॉइंट देखें जो कि आपके बुक में मेंशन है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार थर्ड पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली यही चीज़ लिखी हुई है कि जितने भी स्टेट्स हैं या फिर जितनी भी टेरिटरी है इंडिया की, उसकी अगर कोई भी बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हम बाद में रीडिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडिया की जो भी बाउंड्री है वो ये होगी या पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री ये होगी। और जो भी ऑटोनोमस स्टेट बनेंगे उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपर पावर्स दी जाएगी उस स्टेट को गवर्न करने के लिए, और वो पावर्स इस तरीके से दी जाएगी कि सेंटर की पावर के साथ में वो इंटरफेयर ना करे। तो बेसिकली इस पॉइंट नंबर 3 में यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ये बोला जाता है कि जितने भी पावर है, जितने भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन है या कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, उसमें जितनी भी पावर है वो सब डिराइव होती है पीपल ऑफ इंडिया से। मतलब इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनता है इंडिया की, उसी से वो पूरी पावर डिराइव होती है। यहाँ पे ये बात बोली गई थी। ये बोलने का मतलब यही है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट की पावर नहीं है, वो जनता की पावर है। यहाँ पे इलेक्शन भी जनता ही करेगी और किसी को भी पावर में लाना है तो जनता ही लाएगी। यहाँ पे बेसिकली इसी बात को बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इसमें ये बोला गया है कि जस्टिस, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। तो इस तरीके प्रॉपर राइट्स यहाँ पे गारंटी किए जाएंगे टू द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं या फिर डिप्रेस्ड या अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उन सबको अब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इनमें से कोई भी पीछे नहीं रहेगा आप किसी भी फील्ड में, उन सबको यहाँ पे बराबर की वैल्यू दी जाएगी, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। फिर 7th पॉइंट में यहाँ पे ये बोला गया है that the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to the justice and law of civilization। तो जितने भी civilized nation है और उनका लॉ एंड जस्टिस सिस्टम जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम भी एज ए सॉवरेन नेशन हमारे लैंड, सी और एयर पे पूरा रूल करेंगे और इसको उसी तरीके से इस्तेमाल लेंगे जैसे कि एक सिविलाइज नेशन को लेना चाहिए। मतलब उसका कोई भी मिसयूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली यही सब बातें थी जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यहाँ पे बोली गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूनानिमसली यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, मतलब किसी ने भी इसका अपोजिशन नहीं किया था। और 22 जनवरी 1947 ये वो डेट है जब इसे अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे ये जो डेट है इस पे मुस्लिम लीग आई नहीं थी, तो यहाँ पे बिना मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मान लिया गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में। देखिए, पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन करने लग गए। 28 अप्रैल 1947 28 अप्रैल 1947 तक 6 ऐसे स्टेट थे जो कि असेंबली का पार्ट थे। फिर 3 जून 1947 जब माउंटबेटन प्लान आया था और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करने का डिसाइड कर लिया गया था, उसके बाद में ज़्यादातर जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। इनफैक्ट जो मुस्लिम लीग थी वो भी अब असेंबली के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे राज़ी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि हमें पाकिस्तान तो मिल ही गया, पाकिस्तान चाहिए था, तो अब चल लेते हैं असेंबली के अंदर, असेंबली में जाने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए 3 बातें बोली गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग 3 चेंजेस किए गए थे। पहला क्या था, उन्होंने असेंबली को एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया था। यहाँ पे अभी तक भी एक एज ए सॉवरेन बॉडी ही काम कर रही थी असेंबली, बट यहाँ पे
प्रॉपर तरीके से एक ऑफिशियली फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया था, जो कि खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए अडॉप्ट या फिर इनेक्ट कर सकती थी। इतने एम्पावर कर दिया बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसे, टू एब्रोगेट एंड ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी अब तक लॉज बनाए थे उनमें वो किसी तरह का चेंज कर सकती थी या उन्हें पूरे तरीके से नकार सकती थी या उन्हें एक्सेप्ट कर सकती थी। वो जो पूरा डिसीजन था वो सिर्फ और सिर्फ असेंबली को दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कहता है, असेंबली आल्सो बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया, एंड टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। मतलब उन्हें यह बोला गया कि आप संविधान के लिए संविधान का निर्माण भी कीजिए, प्लस इंडिया को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आप बनाइए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ये सब काम करती है, तो जो असेंबली थी उसे ये काम दे दिया गया एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना के। अब यहाँ पे क्या किया गया, जब भी पूरी असेंबली मिलती थी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उसके चेयरपर्सन होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब भी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की जैसे मिलती थी तो उसके चेयरपर्सन होते थे जी.वी. मावलंकर। इस तरीके से दो प्रेसिडेंट बने, एक तो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो थे लेजिस्लेटिव बॉडी के। और इसी तरीके से जब भी काम किया गया तो ये जो पूरा काम था वो 26 नवंबर 1949 तक चला। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव बॉडी, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव बॉडी। तो इस तरीके से 26 नवंबर 1949 तक ये पूरा काम चला, जब तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ। द मुस्लिम लीग मेंबर्स विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। यहाँ पे जो भी मुस्लिम लीग थी उसने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो जब विड्रॉ कर लेती है मुस्लिम लीग तो उसके टोटल 90 मेंबर्स यहाँ पे चले जाते हैं। तो जो 389 यहाँ पे पहले नंबर था वो अब 299 रह जाता है। 299 यहाँ पे किस तरीके से बचता है कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर 229 प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरी थी वो 229 बचती है, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो यहाँ पे 70 बचते हैं। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग के जाने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ओनली 299 सीट्स का रह गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने और भी बहुत सारे काम किए थे, उन कामों के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आशा कर रहा हूँ कि आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक खोल रखी है। मैं आपको बार बार ये चीज़ याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने बुक खोल रखी है तो ही ये लेक्चर्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए गए थे। इट रेटिफाइड द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। यहाँ पे ये बोल दिया कि हम कॉमनवेल्थ के एक पार्ट बने रहेंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो कि ब्रिटेन यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट है, और जितनी भी कंट्रीज़ है जो कि एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी या अलाइज रही हैं वो सब इसका पार्ट होती है। तो इंडिया ने यहाँ पे डिसीजन लिया कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। फिर यहाँ पे 22 जुलाई 1947 इस दिन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। जो हमारा तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 में, नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को 3 ज़रूरी काम हुए थे, एक तो नेशनल एंथम, एक नेशनल सॉन्ग। इन 2 चीज़ को तो अडॉप्ट किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडिया का। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किए उसके लिए टोटल 11 सेशंस यहाँ पे करवाए गए थे, जिनमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का पूरा टाइम लगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ा, उनमें से अच्छी बातें जो कि एक देश में होनी चाहिए उन्हें अडॉप्ट किया। फिर जो भी ड्राफ्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 114 डेज में बनाया गया था, और टोटल जो भी एक्सपेंडिचर था वो लगभग 64 लाख रुपए यहाँ पे रहा था। ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन. It however did not end and continued as a provisional parliament of India from 26 January 1950 till the formation of new parliament after the first general election in 1951 and 52.
देखिए 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हो गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट उसे रखा कि जब जनरल इलेक्शन होंगे 1951-52 में, तो उसके जो रियल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, हर एक स्टेट से जो भी रियल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे उसे न्यू पार्लियामेंट का नाम देंगे। उसके बाद में ही हम असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे असेंबली अपना काम करेगी। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी अलग अलग काम करने के लिए, बिकॉज हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ रख सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी कि हर एक फील्ड पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके और बढ़िया तरीके से काम किया जा सके। तो यहाँ पे जितने भी आपको रेड मार्क दिख रही है कमिटीज़, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, आप उनको ध्यान रखिएगा। जैसे कि यूनियन पावर कमेटी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके हेड सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर अंबेडकर थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, इसके थे सरदार पटेल। तो ये मेन कमेटीज़ है। बाकी कमेटीज़ पे भी आप नज़र डालिए, अगर आप इन सबको याद कर सकते हैं वो सबसे बेटर है, उससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आगे और भी कमेटीज़ है, जैसे स्टीयरिंग कमेटी, इसका भी नाम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर माइनर कमेटीज़ कुछ बनाई गई थी जो छोटे लेवल के काम थे, थोड़े मतलब कंपैरेटिवली छोटे थे, सारे इंपॉर्टेंट लेकिन कंपैरेटिवली छोटे थे। उनमें फर्स्ट ऑफ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे, एक एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये भी राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी, और एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ये थी एस वरदचारी के अंडर में। ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है, आप ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन सारे कमेटीज़ पे आप नज़र ज़रूर डालिएगा। आगे और कमेटीज़ देखें तो एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को लेके आपको पता है अभी बहुत मुद्दा चल रहा है, एनआरसी वगैरह को लेके। ये अभी कोविड के चक्कर में थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर से शुरू होने वाला है, तो इनका ध्यान रखिएगा। एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसके भी एस वरदचारी ये इसके प्रेसिडेंट थे। फिर आएगी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है उस पूरी इंफॉर्मेशन को तो आप रट ही लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसे 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था, यानी सेटअप किया गया था इस कमेटी को। इसके जो मेंबर्स थे वो टोटल 7 मेंबर थे। फर्स्ट इसमें थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकेंड एन गोपालस्वामी अयंगर, थर्ड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फोर्थ डॉक्टर के एम मुंशी, फिफ्थ सैयद मोहम्मद सदुल्ला, सिक्स एन माधव राव। एन माधव राव ने यहाँ पे रिप्लेस किया था किसे, बी एल मिट्टर को, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वो असेंबली का इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का पार्ट नहीं रह सकते थे, तो बी एल मिट्टर की जगह पे एन माधव राव को यहाँ पे लिया गया। और जो 7वें मेंबर थे वो थे टी टी कृष्णमचारी, ये भी किसी की जगह पे आए थे, ये आए थे डी पी खेतान की जगह पे। 1948 में डी पी खेतान की डेथ हो गई थी, तो टी टी कृष्णमचारी को यहाँ पे ऐड किया गया। पहला जो ड्राफ्ट था ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया था फरवरी 1948 में। फिर ये जो ड्राफ्ट था इसे 8 महीने के लिए डिस्कस किया गया। इससे रिलेटेड आइडियाज़ यहाँ पे प्रपोज किए गए कि आप हमें बताइए इसमें किस तरह के चेंजेस किए जाना चाहिए, अमेंडमेंट्स किए जाना चाहिए। फिर जो सेकंड ड्राफ्ट है वो अक्टूबर 1948 में लाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, मतलब 6 महीने से भी कम टाइम लिया था और उन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। यहाँ पे मतलब लगभग 141 डेज लगे थे ड्राफ्टिंग कमेटी को अपना ड्राफ्ट तैयार करने में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी सीरीज़ चल रही है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ जस्टिस कर पा रहा हूँ। आपका जो भी फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन या किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, ताकि वीडियोज़ को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।